प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे से लगातार मैदान में हैं। गुजरात के चप्पे चप्पे से गुजर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, मुसलमानों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। मोदी ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत एक्सप्रेस को फुल स्पीड में दौड़ाया। शहर को, गांव को, देश के हर वर्ग को मोदी कुछ ना कुछ बांट रहे हैं। उधर विरोधी क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष कौन होगा उसका फैसला कर रहे हैं। फैसला भी ऐसा कि जिसे चुना उसका नाम पहले से ही तय था। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने 80 साल के खड़गे को मैदान में उतारा। विपक्ष का यह इलेक्शन वाला सिलेक्शन है, जबकि नरेंद्र मोदी ग्राउंड में जाकर सर्वे कर रहे हैं, सीधे स्पॉट पर जाके जनता का मूड भांप रहे हैं, उसी हिसाब से फैसला भी कर रहे हैं। जबकि मोदी विरोधी परिवार में बैठकर फैसले ले रहे हैं। आज आपने नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के अलग अलग अंदाज देखे। मेट्रो में शहर के लोगों के बीच मोदी, तो बनासकांठा पहुंचते ही गांव के लोगों के बीच मोदी, स्टेडियम में यूथ से कनेक्ट, तो अंबाजी में पुजारियों से बातचीत। भारत की पॉलिटिक्स को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका है पब्लिक के बीच जाने का, दूसरा है विरोधियों का परिवार के बीच बैठकर फैसला कर लेने का। गुजरात के ग्राउंड से क्या खबर आई है और नई दिल्ली के लुटियंस इलाके से क्या खबर है, दोनों ही आपको बताते हैं। लीडर कैसा होना चाहिए 10 सेकंड में पता चल जाता है। मोदी का काफिला रुक जाता है, एम्बुलेंस को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। मोदी का कट्टर विरोधी भी यही मानता है। प्रधानमंत्री खुद को नहीं, देश की जनता को वीवीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं। यह प्लान्ड नहीं था, मोदी के विरोधी जरूर कहेंगे। इस वीडियो को वायरल करा दिया, लेकिन सच क्या है? एम्बुलेंस अचानक आई, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं इसलिए एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। प्रधानमंत्री की गाड़ी साइड की गई, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। यह मोदी की सोच है, मोदी की अप्रोच है। लीडर कैसा होना चाहिए, लीड कैसे करना चाहिए, इन दो तस्वीरों ने बता दिया है। मोदी ने एक बार फिर एग्जाम्पल सेट किया है। इस वक्त देश में लड़ाई लीडरशिप की है, चेहरे की है। एक तरफ चेहरा है नरेंद्र मोदी का, तो दूसरी तरफ चेहरा नहीं, कई सारे चेहरे हैं। एक नहीं, कई सारे मोहरे हैं। मोदी देश को वंदे भारत की स्पीड से दौड़ा रहे हैं। राहुल स्लो स्पीड से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। मोदी काम गिना रहे हैं। राहुल बड़े बड़े सियासी डायलॉग हाँक रहे हैं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। मोदी ने 2 दिन में गुजरात का सियासी मैदान सजा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैसेज पहुंचा दिया। गांव, गरीब, घर, यूथ, गरबा, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, मोदी ने हर ग्रुप को टारगेट किया। अंबाजी होते हुए गुजरात का सियासी रास्ता क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ राहुल 24 दिन से सड़क पर पैदल चल रहे हैं। 600 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। शुरुआती 22 दिनों में राहुल ने केरल और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में माहौल बनाया जहां न 23 में चुनाव होने हैं, न 24 में मोदी को चैलेंज देना है। राहुल की पैदल यात्रा इस वक्त कर्नाटक में है। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान और कर्नाटक इन दोनों ही राज्यों का चुनावी साल 2023 है।
और दोनों ही जगह कांग्रेस की सियासी नैया डूबने की कगार पर है। भारत जोड़ने की बात कहने वाले राहुल फिलहाल तो गहलोत और पायलट को ही नहीं संभाल पा रहे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा है। गहलोत दिखे नहीं, पायलट समर्थक शुरू हो जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचे। तू मैं कैमरे पर शुरू है। पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट, भैया साइड होके बताओ ना, आगे घुस कांग्रेस जाओ, का मुझे नेता आगे युवा घुस जाओ। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सोचिए, जो चेहरे 22 में मोदी से नहीं लड़ पा रहे, वो 23 में क्या लड़ेंगे और 24 में क्या लड़ेंगे। लग तो ऐसा ही रहा है कि मोदी के दुश्मनों ने अपनी फाइट 29 तक के लिए मुलतवी कर दी है। गुजरात में 24 साल से कांग्रेस मुंह की खाती आई है। 98 के बाद उसे जीत नसीब नहीं हुई। राहुल की पैदल यात्रा से गुजरात गायब है और अब राजस्थान का भी बुरा हाल है। यानी गुजरात भी खत्म, राजस्थान भी खत्म। जबकि मोदी ने अभी से अपनी सेना मैदान में उतार दी है। यह सियासी रेस ही अलग है। पैदल सेना से वंदे भारत की सेना को नहीं हराया जा सकता। मोदी देश का फेस बदल रहे हैं, जबकि राहुल अपनी ही पार्टी का फेस तय नहीं कर पा रहे। 29 सितंबर से 30 सितंबर की मोदी की टाइमलाइन देख लीजिए। 72 के मोदी इस उम्र में भी सुपर एक्टिव मोड में हैं। न थके हैं न रुके हैं। 2 दिन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग से लेकर नई योजनाओं को हरी झंडी दिखाने तक। 48 घंटों में मोदी की भक्ति भी दिखी, उनकी चुनावी शक्ति भी दिखी। उसे इन तस्वीरों से समझिए। बनासकांठा की सड़कों से मोदी का काफिला निकलता है तो सड़क के दोनों किनारे हजारों की संख्या में हिंदू दिखाई देते हैं। मुसलमान भी हाथ हिला हिलाकर मोदी का स्वागत करते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। बनासकांठा वो रास्ता है जिससे होकर मोदी कांग्रेस के गढ़ में दाखिल होंगे। पूरी बाजी पलट देंगे। मोदी का एक डेस्टिनेशन राजस्थान भी है। विरोधी जिस लोकेशन पर आपस में ही उठापटक कर रहे हैं, मोदी वहीं से जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। फिर भी लोग पूछते हैं, मोदी चुनाव क्यों जीतते हैं? मोदी इसलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मिनट टू मिनट का हिसाब देते हैं। उनके कट्टर विरोधी भी तो यही कहते हैं। कुछ बातों के लिए जब अच्छी काम करते हैं जो हमारी पार्टी भी कर सकते थे, मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं। आपने सर उसमें एक लाइन और सुनिए, मैं 2 उदाहरण देता हूं। जब वो इंटरनेशनल योगा डे करवाते हैं, ये अच्छे भारत के लिए, मैं उसको तारीफ की। स्वच्छ भारत लेके आए। तीसरी उदाहरण है वो वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये मेरे ख्याल में भारत का सॉफ्ट पावर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में हर किस्म के मजहब के लोग हैं और इसलिए हम लायक है दूसरे लोगों को यहाँ लेके आके कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये मेरे ख्याल में अच्छा लगा। और अंतिम चीज, मेरे ख्याल में और कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको मैं तारीफ करने वाले। अंतिम चीज मैंने जो तारीफ किया था उनके भाषण, ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण, उनका भाषण जो देते हैं हिंदी में, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अटल जी से भी बेहतर, मतलब सबसे सब लोग कहते थे कि वो नंबर 1 था। सोचिए, एक आदमी वोट के हिसाब से आगे है, पॉपुलैरिटी के पैमाने पर नंबर 1 है, जिसके बारे में लोग खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी ही हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं, देश की रफ्तार कई गुना बढ़ा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर वो खेमा है जो राहुल है, जो ये नहीं तय कर पा रहे कि सेकंड इन कमांड किसे बनाना है। इधर नरेंद्र मोदी रिस्क लेने से डरते नहीं, डेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है।
मोदी ने गुजरात की सरकार बदल दी, सीएम बदल दिया, मंत्री बदल दिए, गुजरात का पूरा मेक ओवर कर दिया। उधर कांग्रेस न राजस्थान में कोई क्लियर स्टैंड ले पाई, न ही अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के मद्देनजर कोई डिसाइसिव स्टेप ले पाई। पहले अशोक गहलोत का नाम रेस में आया, फिर वो बाहर हो गए। शुक्रवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 2 ही नाम रेस में थे, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह। यहां भी शशि थरूर का पलड़ा भारी दिख रहा था, उनके फेवर में जबरदस्त माहौल बन रहा था, खूब नारेबाजी हो रही थी। दुनिया भर में चोर छूट, अपनी बारी जगी जरूर। दुनिया भर में चोर छूट, अपनी बारी जगी जरूर। कांग्रेस पार्टी हमारा जरूर, जगी जरूर। हमारी कांग्रेस हमारा जरूर, अपनी बारी जगी जरूर। हमारी कांग्रेस हमारा जरूर, अपनी बारी जगी जरूर। कांग्रेस पार्टी के कोहिनूर, जगी जरूर, जगी जरूर। कांग्रेस पार्टी के कोहिनूर, जगी जरूर, जगी जरूर। फिर एक और ट्विस्ट आया, अध्यक्ष पद की रेस से दिग्विजय सिंह आउट हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे इन हो गए। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की नॉमिनेशन वाली स्टोरी के पर्दे के पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पारदर्शी चुनाव कराने की बात से ही एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया और सोनिया गांधी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतार दिया गया। यह समझने के लिए आपको खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट देखनी होगी। केरल से सोनिया गांधी के खास AK एंटनी, राजस्थान से अशोक गहलोत, पंजाब से अंबिका सोनी, महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक, हिमाचल से आनंद शर्मा, दिल्ली से अजय माकन, हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, MP से दिग्विजय सिंह और बिहार से तारिक अनवर ने हस्ताक्षर किए। राहुल कांग्रेस का सेकंड इन कमांड मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रहे हैं, यह लगभग कंफर्म है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80 साल के खड़गे खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। एक लाइन में कहें तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं, उस पद के लिए गांधी परिवार का सिलेक्शन है। कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है, कोई विचार से लेना देना नहीं है। जो लोग नारे लगाते हो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग को शाबाशी देने के लिए राहुल गांधी JNU चले जाते हो, तो ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्या कहा जा सकता है। इसलिए यह कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देखो, व्यक्ति के आधार पर पार्टी बन गई है। अब सवाल यह है कि खड़गे को मैदान में उतारने के पीछे का गेम प्लान क्या है। यह बात सही है कि मोदी लहर के बावजूद 2014 में खड़गे को जीत मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। तो फिर पिछले चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को आने वाले अहम चुनावों से पहले रेस में क्यों उतारा गया? क्या खड़गे को अध्यक्ष की रेस में खड़ा करने के पीछे इकलौती वजह पीछे से कांग्रेस चलाना है? सवाल बड़ा है, क्योंकि लोकसभा में 303 सीटों वाली बीजेपी के मुकाबले 53 सीटों वाली कांग्रेस को 24 के मद्देनजर 250 सीटों पर कैचअप करना है। लेकिन इस गैप को खत्म करना राहुल के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी यानी मोदी खड़ा है जिसकी डिक्शनरी में हार नहीं जीत है।
और 8 साल में ऐसा कई बार प्रूव हो चुका है। इस वक्त देश में दो तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। पहली वाली साइड में वो हैं जिनकी फिलॉसफी है कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। दूसरी साइड वो हैं जो रिस्क लेते हैं, डेयरिंग करते हैं, तभी तो उस तरफ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कांग्रेस का रियलिटी चेक यही है कि वो स्टेटस को वाली पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट वाला उठापटक इसका प्राइम एग्जाम्पल है। गहलोत ने राजस्थान से आंख दिखाई तो दिल्ली में बात नहीं बन पाई, फिर उनकी उम्मीदवारी कैंसिल हो गई। पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने अगर पार्टी के एमएलए जाना स्वीकार नहीं करें, मुख्यमंत्री पहले अपने लोगों को जो है इस तरह के काम के लिए उकसाए। जब 2020 में सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली चले गए, तब बार बार ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तब भी मैंने ये कहा था कि ये वो जो एपिसोड था पूरा, उस एपिसोड के उसके लेखक, उसकी पटकथा के लेखक, उसके एक्टर, उसके डायरेक्टर, सब कुछ अशोक गहलोत साहब थे। इस बार भी जो कुछ घटना हुई है उस सब के एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर सब गहलोत साहब ही हैं। पूरी राजस्थान की सरकार एक बार फिर कुर्सी को हासिल करने की आपाधापी में लड़ाई झगड़ा कर रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता ने 2018 में चुना है, और अब निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जो है इस बात का इंतजार कर रही है कि अब कब दोबारा उसे इस व्यवस्था को बदलने का मौका मिले। कांग्रेस आलाकमान दिग्विजय सिंह पर रिस्क लेने को रेडी नहीं था, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेला गया। इसका हिडन मैसेज यही है कि 80 साल के खड़गे फ्यूचर में राहुल के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे, उनके रास्ते में अड़चन नहीं डालेंगे, और इस तरह सोनिया गांधी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जीत जाएंगे। संभव है कि शशि थरूर खुद ब खुद अपना नॉमिनेशन भी वापस ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया, और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं। खड़गे को मैदान में उतार तो दिया गया है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्या ये सोचा गया कि किसी ऐसे को लाओ जो कम से कम 100 सीट तो जिता सके? क्या खड़गे ये कमाल कर पाएंगे? खड़गे की नॉमिनेशन की टाइमिंग भी कुछ सियासी संकेत दे रही है, क्योंकि उन्हें रेस में उस दिन उतारा गया जिस दिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री कर्नाटक में हुई है। भीड़ दिख रही है, तो क्या कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की रेस में उतारने वाली ये चाल कामयाब होगी? जवाब दिलचस्प है, क्योंकि इसका अंदाजा बीजेपी को काफी पहले से था। इसीलिए तो 1 महीने पहले ही बीजेपी ने दक्षिण के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर कहें तो ये एक ऐसी सियासी पिच है जिसमें एक तरफ मोदी जैसा धुरंधर है तो दूसरी तरफ राहुल जैसे लर्नर हैं। सियासत की इस पिच पर फिलहाल तो मोदी ही विनर हैं, राहुल अभी जूनियर हैं। नमस्कार, उज्जैन के महाकाल दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। महाकाल के दरबार तक पहुंचने के लिए आपको 904 मीटर के इस कॉरिडोर से गुजरना होगा, जिसके बीच आपको बहुत सारी मूर्तियां और पत्थरों पर उकेरी गई 2D 3D तस्वीरों के जरिए शिव भगवान के जीवन के दर्शन करने को मिलेंगे। यानी जब आप महाकाल के दरबार में पहुंच चुके होंगे तो आपका सिस्टम पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से अपडेट हो चुका होगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा बेहद खास रहेगी। ये महाकाल कॉरिडोर भारत की एक नई पहचान का भी हिस्सा है, क्योंकि पहले केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और अब मध्य प्रदेश के दिल उज्जैन में ये महाकाल कॉरिडोर, इसका पहला चरण पूरा हुआ है
और एक चरण में और इसका विकास होना बाकी है। कैसे महाकाल का यह कॉरिडोर उज्जैन की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देगा और कैसे यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को खास बनाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। 22 लाख स्क्वायर फीट में विकसित प्रोजेक्ट, 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में मंदिर, 18 लाख स्क्वायर फीट का रुद्र सागर सरोवर, 108 स्मार्ट स्तंभ, 190 मूर्तियां, 5 लाख भक्तों की व्यवस्था, 856 करोड़ रुपए का खर्च। इस विराट और विहंगम शिव क्षेत्र की परिकल्पना मध्य प्रदेश के शिवराज में हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुनिए 21वीं सदी में बनाए जा रहे भौतिक शिव पुराण के बारे में। सिंहस्थ के समय 2016 में कई काम उज्जैन में हुए थे। महाकाल महाराज की कृपा से मंदिर में भी काम हुए थे, अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ था और विकास के काम भी बहुत से हुए थे। लेकिन तभी ये कल्पना आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद कोई ऐसी रचना और होनी चाहिए जहां महाकाल लोक के दर्शन कर सकें, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, उनका कुछ चित्रांकन हो। उस समय से हमने योजना बनानी शुरू की थी। यहाँ के विद्वान, यहाँ के नागरिक, स्टेक होल्डर्स अलग अलग, सबके साथ विस्तार से बात करने के बाद फिर ये तय हुआ कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार किया जाए। 2017 में इस कल्पना को अंतिम रूप दिया और फिर सबके साथ बैठ के क्या क्या होना चाहिए उसकी योजना बनी और 2018 में इस परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए गए, निविदा बुलाई गई। बीच में फिर थोड़ा व्यवधान रहा 19-20 में, लेकिन बाद में फिर से सरकार बनने के बाद फिर और कई काम जोड़ते हुए 2 चरण में ये काम पूरा हो। 856 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना बनी, जिसमें से पहला चरण लगभग 311 करोड़ के आसपास का है। उसका काम प्रथम चरण का पूरा हो गया। दूसरे चरण का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है, वो काम अभी चल रहा है। लेकिन पहले चरण के काम के बाद जो स्वरूप निखरा है इस स्थान का, महाकाल महाराज की कृपा से ही, क्योंकि जो होता है वो उन्हीं की इच्छा से होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, वो अद्भुत है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट कृष्ण मुरारी शर्मा को क्या ब्रीफ दिया गया, ये भी सुनिए। इस कॉरिडोर को, इस एरिया को इस तरह से बनाया जाए कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो जाएं और उनका जो आने का एक्सपीरियंस है वो सुधर जाए, और जो प्रशासन है, प्रशासन को आसानी हो। जो क्राउड आगे इस प्रोजेक्ट के बनने से बढ़ेगा, उसे क्राउड को मैनेज करने की जो आसानी हो वो प्रशासन को मिल सके। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, काशी में विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के बाबा धाम और अब उज्जैन का महाकाल परिसर, 12 ज्योतिर्लिंगों की महान धार्मिक अवधारणा का चित्र साकार हो रहा है, ताकि भारत की युवा पीढ़ी और भविष्य को देश की आध्यात्मिक शक्ति का संबल हमेशा मिलता रहे। ये 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है, जिसके सबसे ऊपर पंचमुखी शिव हैं और उसके बाद भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं, सांप, अर्धचंद्र और ओम का निशान। ये सप्त ऋषि का केंद्र बिंदु है, जिसके चारों तरफ 7 ऋषियों को स्थापित किया गया है। उनके प्रतिमा और उनके जीवन से जुड़े हुए हिस्से
आपको इस तरह से पत्थर पर उकेरे हुए दिखाई देंगे। ये सातों ऋषि उस घटना को प्रदर्शित करते हैं जब भगवान शिव ने 7 ऋषियों को अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार किया था, और तभी से गुरु पूर्णिमा मनाने का चलन रहा है। आप ये तो जानते होंगे कि गुरु पूर्णिमा होती है, लेकिन क्या हमारे युवा जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कहां हुई? इस सप्तऋषि के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट में आने के लिए भक्त जिस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, उस परिपथ में 108 स्तंभ लगाए गए हैं। इन स्तंभ में स्पीकर, सीसीटीवी कैमरे और QR कोड लगाए हैं, जिसकी वजह से ये खंबे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। विज्ञान ने धार्मिक कथाओं को सच बना दिया है। इन खंभों में शिव के आनंद तांडव की 108 मुद्राएं बनाई गई हैं। एक ही पत्थर से पूरा का पूरा खंबा तैयार किया गया है। ये 108 पिलर, ये पूरा जो महाकाल पथ है, जो महाकाल कॉरिडोर है, उसके अंदर 108 मोनोलिथिक स्टोन के बनाए हुए पिलर्स हैं, जो इन्हें स्मार्ट स्तंभ कहा जा रहा है। तो ये पिलर जो है भगवान शिव की आनंद तांडव मुद्राओं को समर्पित है। तो हर एक पिलर हर एक मुद्रा के ऊपर बनाया गया है, जिसके अंदर स्मार्टनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें लाइटिंग के अलावा कैमरा दिए हुए हैं सर्वेलेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और स्पीकर्स दिए हुए हैं जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए यूज होंगे। रथ पर सवार सूर्य और उनके चारों तरफ नवग्रहों को स्थापित किया गया है। भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से आपके जन्म के वक्त ग्रहों की दिशा आपके जीवन की दिशा और दशा तय करती है, इसीलिए नवग्रह पूजा की जाती है। और यहां शिव कॉरिडोर में आपको इस तरीके से 9 ग्रहों के मूर्ति स्वरूप दिखाई देंगे, जो सूर्य के चारों तरफ एक गोलाकार आकार में स्थापित किए गए हैं। सोच यही है कि नवग्रह पूजा और ग्रहों के हमारे जीवन के प्रभाव को दिखाने के लिए इस कलाकृति का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट में छोटी बड़ी करीब 190 मूर्तियां लगाई गई हैं। सभी मूर्तियां शिव के जीवन से जुड़ी कथाओं पर आधारित हैं। मूर्तियां एक खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं। ये रंगीन भी हैं और सादी भी। खंभों के अलावा जो मूर्तियां हैं, उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक फाइबर की हैं। खुली धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा, कुछ धुंधला जरूर पड़ेगा, तो कुछ सालों के अंतर में इनको रंगा जाएगा। इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा बताई जा रही है। इसे मेटाफोरिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो एक आदि गुरु थे और उन्होंने जिस दिन सप्तऋषियों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, उस दिन को आज लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। तो लोगों को नहीं पता कि गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है, सिर्फ ये पता है कि गुरु पूर्णिमा मनानी है, आज गुरु के यहाँ पे जाना है। पर गुरु पूर्णिमा की जो कहानी है वो यहाँ से लोगों को पता चलेगी। पूरे प्रोजेक्ट में 9 ग्रह, 7 ऋषि और शिव के कई रूपों को बयान करने वाली पत्थर की मूर्तियां भी हैं। जैसे 9 ग्रह की मूर्तियों की परिसर में बहुत खास जगह है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर पहले से बने मंदिर, घर और दूसरे निर्माण को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। मंदिर परिसर की पहचान को बिल्कुल अलग रखने के लिए भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इस कॉरिडोर में आपको सबसे बड़ा 134 फीट का म्यूरल दिखाई देगा। पत्थर पर उकेरे गए इस म्यूरल में भगवान शिव के विवाह को दिखाया गया है। यहां भगवान शिव की बारात आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो भूत पिशाच से लेकर सुर असुर समेत सब भगवान शिव के विवाह में शामिल हैं। तो वो सारी बारात यहां पर दिखाई गई है। भगवान शिव नंदी पर सवार हैं और ये बारात आगे बढ़ रही है। इस तरीके से पूरे 134 फीट देश का सबसे बड़ा स्टोन म्यूरल यहां इस कॉरिडोर में बनाया गया है। और इस पूरे कॉरिडोर में ये सबसे बड़ी हाईलाइट भगवान शिव का विवाह दर्शन है, जिसमें पत्थर के जरिए आप भगवान शिव के विवाह के साक्षी बन सकते हैं। और सबसे आखिरी कड़ी में आपको नंदी पर सवार भगवान शिव और मां पार्वती दिखाई देंगी। ये देश का सबसे बड़ा स्टोन पर कार्व किया गया म्यूरल है,
जिसकी लंबाई है 134 फीट। महाशिवरात्रि जैसे महापर्व के दिन उज्जैन में आने वालों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में इस पूरे प्रांगण को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गर्भगृह तक पहुंचने के दौरान भक्तों को शिव दर्शन और महिमा का पूरा वर्णन मिल सके। 134 फीट लंबी दीवार पर पत्थरों में कथा चित्र बनाए गए हैं। इनमें रोशनी का पूरा इंतजाम किया गया है ताकि दिन या रात किसी भी वक्त दर्शन इन्हें देख सके और अगर स्मार्टफोन हो तो इन तस्वीरों से जुड़ी जानकारी को स्कैन भी कर सके। वॉल है, म्यूरल वॉल बनाई है हमने, बाकी सेटलमेंट को जो आसपास के बसावट है उसे इस प्रोजेक्ट से सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि श्रद्धालु आ सकें तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और उनकी वजह से श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो आगे जा करके। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने पत्थर में इसमें जो शिव पुराण और दूसरे जो पुराण हैं उनसे कहानियाँ लेकर के इस पे उकेरी हैं। इसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के माँ शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियाँ इसके अंदर हमने डाली हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त हो सके। इस पूरे कॉरिडोर का सबसे हाई पॉइंट है रुद्र सागर झील। मान्यता है कि रुद्र सागर के दर्शन भर से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन कुछ साल पहले यहां की तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर आपकी आंखों को सुकून नहीं मिलता। जल कुंभियां थी, सीवर के पानी के आने की वजह से बदबू थी, लेकिन अब इस झील का भी जीर्णोद्धार किया गया है। इस झील को पवित्र शिप्रा नदी से जोड़ा गया है, वहां एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और कोशिश ये है कि ये झील इसी तरीके से साल भर लबालब भरी रहे और जैसे ही जल स्तर कम हो शिप्रा नदी से जल इस झील में आ सके। खास बात यह है कि इसी झील का पानी पर्कुलेट होकर या कहें कि जमीन में जाकर वो जल बनता है जिससे भगवान महाकाल का जलाभिषेक होता है। शिव की तपस्या, उपासना, स्तुति में जलाभिषेक का बहुत महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकाल में इसके लिए बहुत शुद्ध जल की व्यवस्था की गई थी। एक बड़ी सागर जैसी जल राशि तैयार की जाती थी जहां जल प्राकृतिक रूप से छनकर दूसरे छोटे जलाशय में पहुंचता था और फिर उस पानी से शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से रुद्रसागर बहुत प्रदूषित हो गया था। अब उसे साफ करके शिव के जलाभिषेक का इंतजाम किया गया है। इसमें शिप्रा के जल की धारा को रुद्रसागर तक लाने का अनोखा और भागीरथ प्रयास भी शामिल है। इसकी जो गाद है उसे हटाया गया है, इसका गहरीकरण किया गया है और इसमें शिप्रा से लेकर के साफ और स्वच्छ जल इसके अंदर डाला है। तो पूरे साल मतलब हमेशा के लिए इसमें पानी भरा रहे, इसके लिए हमने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया है 2 MLD का, जिसे कनेक्ट किया है रुद्र सागर के साथ में। तो जब भी गर्मियों में या किसी भी वजह से पानी इसका जब नीचे उतरेगा तो वो पानी का फुलफिलमेंट उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किया जाए। उज्जैन महाकाल परिसर में इस रुद्र सागर के आसपास कई ऐसी जगह बनाई गई हैं जहां दर्शक बैठ सके और रुद्र सागर में होने वाले लाइट और साउंड शो को देख सके। पूरे इलाके में खास तरह के पत्थर का इस्तेमाल है और जो भी है उसे इतना भव्य बनाने की कोशिश की गई है कि जो एक बार देख ले जीवन भर वो दृश्य उसकी आंखों में बसा रहे। बदलते जमाने के साथ भक्तों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।